नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ एजेंसी पिंक विला की इस खबर के मुताबिक सलमान खान ने अभी चंद घंटों पहले 2 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी को खरीदा है। और ऐसा कदम इन्होंने क्यों उठाया ये मुझे बताने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले आपको पता होगा कि सलमान खान के बहुत ही करीबी मित्र बाबा सिद्दीकी को 3 गैंगस्टर ने मौत के घाट उतार दिया था। वो भी तब जब बाबा सिद्दीकी के पास में सरकार के द्वारा दी गई एक वाई सिक्योरिटी थी। वाई सिक्योरिटी के अंतर्गत 11 कमांडो आपके आसपास रहते हैं, आपको सिक्योर रखते हैं। और इन 3 गैंगस्टर ने उस प्रोटोकॉल को, उस दीवार को भेद करके इनकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो बिश्नोई हैं ये वर्तमान समय के अंदर गुजरात के साबरमती एक जेल में बंद है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लोग अपराध करके जेल में जाते हैं और ये जेल में बैठ करके अपराध कर रहा है, अपने टारगेट को पूरा कर रहा है, अपनी जो प्लानिंग है उसको जी हाँ अंजाम दे रहा है। और जो हमारी गोदी मीडिया है जी हाँ इसके इन सभी काली करतूतों को ग्लोरीफाई कर रही है, इसकी पर्सनैलिटी को और भी अधिक बूस्ट कर रही है। तो गाइस पिंक विला की ये खबर आपने अच्छे से पढ़ ली होगी। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह से सलमान खान को कहीं ना कहीं अपने जान की जी हाँ कहीं ना कहीं हल्की सी इनसिक्योरिटी लग रही है। वाई सिक्योरिटी इनको भी दी गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके मन में एक सवाल है, क्या ये मेरी सुरक्षा कर पाएंगे। दोस्तों अभी चंद घंटों पहले आपको पता होगा कि कल के दिन इनके पिता सलीम खान ने एबीपी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया था। उनके बेटे को लेकर के एबीपी जो एंकर है उन्होंने सवाल किया था काले हिरण को लेकर के, और इनके पिता ने ये बोला कि इससे उनके बेटे का काले हिरण के शिकार के साथ में कोई संबंध नहीं है। सो गाइस एबीपी न्यूज़ को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि सलमान खान को काला हिरण के शिकार में 5 साल की सज़ा मिल चुकी है पहले ही, और 10,000 रुपये के जुर्माने पर। जी हाँ ये बेल पे अभी बाहर है। और 1998 में हम साथ साथ मूवी की शूटिंग हुई थी, उस समय इन्होंने ये शिकार किया था। जी हाँ अगर बात दब गई है ठीक है, तो न्यूज़ एजेंसी को इस तरह के मुद्दे जानबूझ के नहीं उखाड़ने चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को जी हाँ जो उसके अंदर जो दबी हुई जो उसकी ज्वाला है वो दोबारा से भड़क ना जाए। क्योंकि जो बिश्नोई है, जो गैंगस्टर है, वो काले हिरण को लेकर के काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और जब वो ये इंटरव्यू देखेगा जी हाँ जेल के अंदर बिश्नोई के पास सारी सुविधाएं दे रखी हैं। जी हाँ जब वो फ़ोन करके वीडियो कॉल करके पाकिस्तान में अपने बुजुर्गों से बात कर सकता है, उसके बाद सारी सुविधाएँ होंगी। तो कम से कम आग में घी डालने का काम कोई भी मीडिया प्लीज़ ना करें। और उनके पिता का बयान था कि कोई उसके साथ संबंध नहीं है, तो ये भी गलत था। वो सिंपल ये बोल सकते थे कि हाँ भाई मेरे बेटे से गलती हुई थी तो उसको सज़ा मिल चुकी है कानून के मुताबिक, अब वो फिलहाल बाहर है, तो ये चीज़ अच्छी बात थी। और यहीं पर ध्यान रखिएगा एबीपी न्यूज़ जो एजेंसी है ठीक है, इतना बड़ा चैनल है, ये एक तरफ इनके पिता का सलीम खान का इंटरव्यू लेता है और दूसरी तरफ जेल के अंदर जा करके लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेता है। सोचिए, इसे बोलते हैं आग में घी डालना। दोस्तों टीवी न्यूज़ चैनल के अलावा प्रिंट मीडिया भी किसी से कम नहीं है। ये देखिए स्क्रीनशॉट। लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों का सलमान खान पर नहीं पड़ा कोई असर, सिकंदर के सेट पर फिर दिखाएंगे एक्शन। इसका अर्थ क्या है, इनको असर दिखना चाहिए, उस धमकी से घर पर बैठ जाना चाहिए, काम दाम कुछ नहीं करना चाहिए, डरे हुए सहमे से डिप्रेशन में पहुंच जाना चाहिए। इनका अर्थ ये है क्या दोस्तों? वो एक एक्टर हैं और एक्टर को घर से बाहर निकलना पड़ेगा शूटिंग करने के लिए, क्योंकि वो एक समाज को जी हाँ कुछ सर्व कर रहे हैं। और इस तरह के धमकियों से ना तो किसी आम इंसान को डरना चाहिए, ना ही इतने बड़े एक्टर को। और दोस्तों लगातार ध्यान रखिएगा, अभी चल रहा है बिग बॉस, और बिग बॉस की शूटिंग में लगातार ये अब जा रहे हैं। वो अच्छा कदम भी है कहीं ना कहीं। अभिनेता सलमान खान के करीबी और जो एनसीबी नेता है बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान खान की सुरक्षा ध्यान रखिएगा और भी अधिक इंक्रीज कर दी गई है। मतलब कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है उससे लगातार इनको धमकियाँ मिल रही है। और महाराष्ट्र पुलिस ने सलमान खान की जो वाई सिक्योरिटी होती है उसमें 8 सिक्योरिटी गार्ड, जी हाँ 8 कमांडो और ऐड कर दिए हैं, जो हमेशा ध्यान रखिएगा इनके आसपास है। इनफैक्ट सलमान खान की सुरक्षा में जो लोग इनके साथ में सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी पर भी एक बहुत ही हैवी पहरा लग चुका है। और सलमान खान के घर के लिए जी हाँ विशेष कमांड सेंटर भी गठन किया गया है, जो केवल घर की तरफ रखेगा निगरानी। 24 घंटे जी हाँ गश्त लगाई जाएगी, ड्रोन से लगातार इनके घर की मॉनिटरिंग हो रही है। इनफैक्ट अगर कोई एक व्यक्ति 2 से 3 बार अगर आसपास चक्कर काटता हुआ दिखाई दे गया तो उसको ये सिक्योरिटी गार्ड धर दबोच ले रहे हैं, और वो काफ़ी अच्छी बात भी है।
क्योंकि इस समय क्योंकि इनकी सिक्योरिटी रखना बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में, जी हाँ, जो फेमस सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या के बाद में जो पूरा महाराष्ट्र है, जो फिल्म जगत है, जी हाँ, उस पर एक बहुत बड़ा, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद में ये छोटे मोटे गैंगस्टर किस तरह से इतने बड़े बड़े कारनामों को, जी हाँ, काली करतूतों को आप फाइनली अंजाम दे पाते हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सलमान खान जिस अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं उसका नाम है गैलेक्सी अपार्टमेंट। महाराष्ट्र पुलिस ने सलमान के घर की जो निगरानी है उसको और भी अधिक बढ़ा दिया है। ड्रोन के माध्यम से हर तरफ, हर कोने, हर चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया है कि सलमान खान की हर मूवमेंट के अंदर उनके गंतव्य तक पहुँचने के रास्ते में आने वाली तमाम जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, जितने भी थाने हैं, उन सबको हमने सक्रिय कर दिया है। और पुलिस कर्मियों को संदिग्धों पर नज़र रखने और उनसे पूछताछ करने के भी हमने निर्देश दे दिए हैं। मतलब कि जितना भी रूट है, जितने भी रास्ते हैं, उन सबको उन्होंने सिक्योर कर दिया है और ये बहुत ही प्यारा कदम है। सो गाइस, सलमान खान की जो सुरक्षा है शूटिंग के दौरान और अधिक बढ़ा दी है। फिर कई लोग उनसे मिलने आ सकते हैं, उनको देखने आते हैं दूर से भी, तो पूरी तरीके से सिक्योरिटी काफ़ी टाइट हो चुकी है। अगर हम बात करें कि आखिरकार बिश्नोई को सलमान खान से क्या परेशानी है, सो गाइस इसकी सबसे बड़ी दो है वजह। एक वजह यह है कि सलमान खान बाबा सिद्दीकी के काफ़ी करीबी मित्र भी हैं, और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में तनातनी वर्ष 1998 से चल रही है, जिस समय राजस्थान में इन्होंने काले हिरण की शिकार किया था। उसके बाद से सलमान बिश्नोई के निशाने पर बना हुआ है, क्योंकि बिश्नोई ने ये कहा था कि आप एक बार, जी हाँ, माफ़ी मांगिए, आपने जो काम किया है, काले हिरण की जो हत्या करी है, शिकार किया है, इसका आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन सलमान खान को, ठीक है, यकीन है न्यायपालिका के ऊपर, और न्यायपालिका इनको सज़ा सुना चुकी है। 5 साल की ये सज़ा काट के जेल से बाहर आ चुके हैं। अब कोई छोटा मोटा गैंगस्टर, कोई भी, चलिए ठीक है, बड़ा गैंगस्टर ने मान लिया उनको, और उनके कहने पे हम झुक जाएं, क्या ये कदम सही है? बिल्कुल नहीं है। सो गाइस, लेकिन आपका विचार क्या है? जहाँ एक माफ़ी मांगने से अगर गैंगस्टर से हमारा पल्ला छूट जाता है तो इसमें गलत भी क्या है? अब वीडियो को पॉज करके आप मुझे अपनी राय कमेंट पक्का करिएगा। अगर आप सलमान खान की जगह होते और इस तरह के थ्रेट्स, इस तरह के आपको धमकियाँ मिल चुकी होती या मिल रही होती लगातार, जी हाँ, आप माफ़ी मांग करके रफा दफा करते, बिश्नोई पर यकीन करते कि हाँ वो कुछ नहीं करेगा, या फिर आप जो सलमान खान ने किया वही आप भी करते? आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम इस व्यक्ति की बात मान लेते तो कल आने वाला कोई भी ऐरा गैरा हमसे माफ़ी मंगवा सकता है। ये भी सोच सकता है, क्या पता अगर ये माफ़ी मांग ले लेकिन बिश्नोई तब भी इनको माफ़ ना करे, ये भी हो सकता है। और बिश्नोई जैसे इंसान का आखिरकार यकीन कैसे कर सकता है कोई इंसान? सवाल ये भी तो है। थिंक अबाउट इट। विचार करके कमेंट मुझको जरूर करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर हम भारत की राजनीति को थोड़ा ध्यान से समझें, और जो भारत का डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो किसी भी नेता को या फिर किसी भी बॉलीवुड एक्टर को इस तरह के थ्रेट्स आने के बाद जो सिक्योरिटी देता है, और वो सिक्योरिटी अगर ब्रीच हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो इसको लेकर के आखिरकार जिम्मेवार कौन है? ये फेलियर किसका होता है? सलमान खान को धमकी देने का मामला हो, या फिर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला क्यों ना हो, या फिर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या क्यों ना हो, सभी मामलों में एक ही समान सी बात है, एक कॉमन बात है, और वो है जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, बिश्नोई वही व्यक्ति है जो इस समय गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बंद है। और अब लॉरेंस के एक चचेरे भाई ने इस बात का खुलासा किया है कि परिवार जो है, लॉरेंस का जो परिवार है, हर साल 40 लाख रुपए खर्च करता है ताकि जेल में लॉरेंस को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। आखिरकार हमारी सरकार इस तरह की एक्टिविटी को एक्टिव कैसे रखती है? वो जेल में बंद है, सोचिए 40 लाख रुपए पर मंथ, मोटा मोटा मान लीजिएगा 12 या 36, 3 लाख पर मंथ से भी ऊपर हर महीने इसके ऊपर खर्च हो रहा है। काहे ज़रूरत है भाई? क्यों आवश्यकता है इतनी? भाई वो कैदी है, कोई हमारा मेहमान नहीं है कि आप उसको हर ट्रीटमेंट दे रहे हो। वो जेल से बैठ कर के अंदर, ठीक है, वीडियो कॉल पे पाकिस्तान में अपने गुर्गों से बात कर रहा है बिंदास। और यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला का जो हत्यारा है, ये बिश्नोई, यहाँ पर उसको सबका सब ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, तरीके से वो रह रहा है बिंदास, किसी 5 स्टार होटल से कम का खर्चा नहीं है उसका, आप ये मान लीजिएगा। आप सोचिए एक बार। और इसके भाई ने ये भी बोला है कि ये पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है, कानून में इसने लॉ कर रखी है, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके
फादर के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी है और इसके फादर एक्चुअली हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल थे। और रमेश ने ये भी बताया कि पंजाब के फिरोजपुर में इसका जन्म हुआ है, इसके बचपन का नाम बलक बरार है। और यहाँ पे जो हमारा गोदी मीडिया है इसकी पर्सनालिटी को काफ़ी ग्लोरीफाई कर रहा है, काफ़ी इसका विख्यात कर रहा है कि कैसे ये अंजाम देता है, कैसे वीडियो कॉल में बात कर रहा है। अरे आवश्यकता क्यों है? पहले तो सर जो सारी फैसिलिटी है ना उसको ब्रेक कर दो, जो उसका बेस है उसे ख़त्म कर डालो। हम मोदी जी के अमृत काल के एंजॉय कर रहे हैं और जय हो इस अमृत काल के। इस अमृत काल में एक आतंकवादी अजमल कसाब के ऊपर 4 साल के अंदर 30 करोड़ रुपए जी हाँ खर्च हो जाता है उसके वीआईपी फूड में, उसके इलाज को लेकर के। सोचिए 30 करोड़ रुपए, अब पर मंथ कितना खर्चा हुआ, कितने लाखों में खर्चा हुआ। आप इसकी कैलकुलेशन खुद करके मुझे डिवाइड करके जो भी होगा पर मंथ की कॉस्ट निकाल करके मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। ये है हमारा अमृत काल। क्या आवश्यकता है भाई इस तरह के आतंकवादी के ऊपर इतना पैसा खर्च करने की? अगर उसको जेल में डाला है तो जेल जैसे उसके साथ ट्रीट तो कम से कम करो जो आम कैदी की तरह आप लोग करते हो। क्यों इनको इतना वीआईपी आपको दे रहे हो ट्रीटमेंट? क्या आवश्यकता है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा पड़ोसी देश है, हमारे रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, अगर वो निकल गया निर्दोष तो क्या होगा? अरे पड़ोसी देश वो हमारा किस काम आ रहा है बताइए? पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना सा भी आज तक कभी काम नहीं आया, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ी हेडेक बन चुका है। अगर ठीक है निर्दोष पाया भी गया तो ठीक है, उसकी बॉडी जिंदा कम से कम वापस कर दो। हम ये नहीं बोल रहे कि उसको खाने के लिए बिल्कुल मत दो, नहीं, जो है खाने के लिए बेसिक जो सबको मिलता है, जो लाइन में लग के जो काम मिलता है वो सब उसको काम दो करने के लिए। लेकिन अलग से वीआईपी जो पैसा खर्च होता है ना, मुझे वो काफ़ी अखरता है। अब इसमें आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वास्तव में कुछ लोग काफ़ी बोलेंगे नहीं भैया ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कम से कम पैसा खर्च करना चाहिए, वो हमारा मेहमान है, ये भी हो सकता है। अब आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि बाबा सिद्दीकी कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं थे, एनसीपी के बहुत बड़े नेता थे। और यहाँ पर अगर हम इसकी थ्योरी को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि बाबा सिद्दीकी का सीधा साधा हाथ, जी हाँ शायद, जो स्लम डेवलपमेंट को लेकर के ये जो काम करते थे, यानी कि झुग्गी झोपड़ी के पुनर्वास को लेकर के इन्होंने काफ़ी सारे कदम उठाए थे, गरीबों की बहुत बड़ी ये हेल्प करते थे। और ये बताया जा रहा है कि अगर आप लोग स्लम एरिया को डेवलपमेंट करेंगे उनका, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी भी बिजनेसमैन को बहुत बड़ा मॉल खड़ा करना है लेकिन स्लम को कहीं ना कहीं एरिया को गिराना पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति उनके सपोर्ट में खड़ा होगा, जी हाँ, वो बिजनेसमैन का एक बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस तरह की आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, है ना। एक मूवी कुछ टाइम पहले भी आई थी भेड़िया के नाम से समथिंग ना, भेड़िया पता नहीं कौन हीरो है, ऐसी बहुत मूवी आती हैं। तो कहीं इसके पीछे, इनकी हत्या के पीछे कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाला मामला तो नहीं है? किसी बिजनेसमैन को शायद ये बात ना भाई हो, ये भी हो सकता है। अलग अलग एंगल से इस चीज़ को देखा जा रहा है। अब दोस्तों वो बताएगा आने वाला वक्त कि आखिरकार इनको इंसाफ कब तक मिलेगा, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, या फिर वक्त के साथ हम भी भूल जाएंगे चीज़ों को, क्योंकि हम भी ना चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, राइट। अभी आपको पता होगा कि वो कौन थे, वो बाबा के नाम से, बाबू बाबा करके समथिंग, जो हाथरस में हुआ था आपका सत्संग में भगदड़ मची थी, है ना। तो वो व्यक्ति कौन था, उसका क्या हुआ, कुछ नहीं पता हमको। उसकी हेयरिंग हुई या फिर नहीं हुई, वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, एक न्यूज़ हमारे सामने आती है, थोड़ी हम सिंपैथी दिखाते हैं, ओ माय गॉड कहते हैं, इतने में दूसरी न्यूज़ हमारे सामने से आकर के तैयार हो जाती है, हम पिछली न्यूज़ को भूल जाते हैं, बंदे हम लोग गजनी। अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट आई थी, उस पर यह भी कहा गया था कि जो मुनव्वर है, मुनव्वर फारूकी, एक बहुत बड़े कॉमेडियन है, इनको भी मारने की धमकी मिली थी। और इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई वो मुकाम रखता है जो एक ज़माने में छोटे राजन और दाऊद इब्राहिम रखा करते थे महाराष्ट्र के अंदर, और मुंबई के बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड थे, बेताज बादशाह थे दोनों कंट्री के। अभी दोस्तों दाऊद इस समय पाकिस्तान में है, छोटा राजन एक भारतीय जेल में कैद है, और दिलचस्प बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई भी इंडिया की जेल में बंद है, मगर एक भारतीय जेल में बंद रहने के बावजूद ये व्यक्ति हर जो इसकी कंडीशंस है वो हमारी सरकार क्यों मान रही है, ये और ताकतवर बनता जा रहा है। जो सारी फैसिलिटी इसको मिली हुई है उसको कुछ टाइम के लिए हटा दो, कुछ टाइम के लिए हमेशा के लिए इसको हटा दो। एक बार इसको एहसास होना चाहिए वास्तव में ये जेल के अंदर कैद है, ये मुजरिम है, लेकिन मुजरिम जैसा फीलिंग उसके अंदर मुझको नहीं लगता कि इतना बड़ा अमाउंट अगर उसके ऊपर खर्च हो रहा हो, जी हाँ, जो उसके परिवार वाले भिजवा रहे हैं, तो उसको कहाँ फीलिंग आएगी कि उसने कुछ गलत किया है। वो तो अपना ठीक है, उसको एक ऑफिस मिल गया जेल के रूप में, वो ऑफिस चला रहा है, सीधे यहीं से बैठे बैठे अंजाम दे रहा है, अपने गुर्गों को गाइडेंस दे रहा है कि कैसे किस तरह से किसकी हत्या करनी है।
और भारत का जो सुरक्षा तंत्र है, जी हाँ, एक वो बहुत बड़ा मजाक बन चुका है उसका। और ये मजाक कहीं ना कहीं बनवाया है हमारे ही न्याय व्यवस्था ने। क्या आवश्यकता है आखिरकार जेल में इस तरह के इनको वीआईपी ट्रीटमेंट देने की? अगर आप भारत के रक्षा मंत्री हैं, चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए, आपको मालूम है अभी क्या चला है? अभी कल 30 से अधिक उड़ानों में फिर बम की धमकी मिली हमको। और ये फेक बम की धमकियाँ हमको कल नहीं मिली हैं, लास्ट 6 मंथ से, 6 महीनों से लगातार हमको कभी स्कूल के अंदर दिख रहा है कि बम रखा गया है, स्कूलों की जांच होती है लगातार, स्कूलों छुट्टी करनी पड़ती है, कभी हमको रेलवे स्टेशन में इस तरह की फेक न्यूज़ मिलती है, और कभी दोस्तों हमको मिलती है हॉस्पिटल के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर, और अब मिल चुकी है हवाई जहाज़ के अंदर कि इस हवाई जहाज़ के अंदर हमने बम रखा है। सोचिए, आपको पता है एक इसकी न्यूज़ से, जी हाँ, हर एक धमकी से, हर धमकी की वजह से 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है इंडिया को। और इतनी कॉलें आ चुकी हैं, लेकिन ये कॉल कहाँ से आ रही है उसको अभी हम ट्रैक नहीं कर पाए हैं। सोचिए, लगातार ये कॉल पे कॉल कर रहा है, हमारी जो डिफेंस जो व्यवस्था है वो लगातार लग जाती है सर्च करने के लिए, बॉम्ब कहाँ है, बॉम्ब कहाँ है, बॉम्ब स्क्वाड पूरी टीम इसको सर्च करती है, कितना टाइम खर्च हो रहा है। और हम लोग दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ, युद्ध को, यहाँ पे इजराइल ईरान के वॉर को बंद करने का, ख़त्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम देश के अंदर की जो गैंग वॉर है उसको हम समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, अब तक समाप्त नहीं कर पाए। कोई बैठा बैठा किसी दूसरे देश के अंदर या फिर अपने देश के अंदर हमको फेक कॉल कर रहा है, वो कॉल कहाँ से आ रही है इसका हम लोग आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। वैसे हम लोग उसको लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या इक्विपमेंट, मतलब कि क्या हथियार, वेपन्स इंपोर्ट कर रहे हैं। और सिप्री की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे, जो सबसे अधिक क्या करते हैं, जो हमारे आर्म्स हैं उसको हम बाय कर रहे हैं, अपने हथियारों को हम बाय कर रहे हैं। लेकिन इस्तेमाल कब करेंगे? इस्तेमाल कभी करेंगे नहीं करेंगे? अपराधी आपके सामने है, लगातार वो अपनी इस गलत हरकतों को कबूल कर रहा है, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों ना हो, बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों ना हो, लगातार वो व्यक्ति किस व्यक्ति को धमकी दे रहा है, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन वो आपके हथियार इस समय क्या है, लॉक पड़े हैं, वो शायद हमेशा लॉक ही रहेंगे। उससे शायद किसी इंसान को सही इंसाफ नहीं मिल पाएगा। मैं मानता हूँ कि ठीक है, अब डायरेक्ट हथियार मत उठाओ, लेकिन कम से कम जो उसकी जो वीआईपी ट्रीटमेंट है, उसकी जो वॉल है उसको तो कम से कम तोड़ सकते हो। सो गाइस, धमकियों के बाद मैंने बताया आपको कि 3 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और धमकियों के बाद ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसे बोलते हैं BCAS, ने शनिवार यानी कि परसों शाम एयरलाइंस के सीईओ के साथ में बैठक करी थी। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कार्यकाल में हुई बैठक के अधिकारियों ने एयरलाइंस को धमकियों से निपटने के लिए मानक जो संचालन होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको पूरा किया। अब ये दोस्तों बात निकल के सामने आ रही है कि जो IP एड्रेस है जहाँ से वो कॉल आती है, वो या तो लंदन की है, जर्मनी की है, कनाडा की है। बस इन 3 स्थान से ये डाउट किया गया है। अब केवल डाउट है, कोई पुख्ते सबूत नहीं है इस चीज़ को लेकर के। क्या आने वाली कॉल का ओरिजिन क्या है, हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है। हम इतने बड़े स्टार्टअप चलाते हैं, हम इतने बड़ा साइबर सेल चला रहे हैं, और लगातार साइबर क्राइम डे बाय डे बढ़ रहा है। जी हाँ, 8वीं पास जैसा इंसान हमको एक फेक कॉल करता है और अकाउंट से हमारा पैसा निकाल के ले जाता है। आपने देखी होगी मूवी जामताड़ा। सोचिए क्या थे वो 8वीं पास 5वीं पास वो लोग। और जामताड़ा एक सच्ची घटना है। झारखंड का एक एरिया ऐसा है जहाँ पर ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करे हैं इन लोगों ने कि कैसे फ्रॉड किया जाता है। वो मूवी वेब सीरीज सच्ची घटना पर आधारित है। तो ये है हमारा अमृतकाल। जी हाँ, अगर बेरोजगारी का स्तर बढ़ेगा और युवा अगर बेरोजगार पे बेरोजगार होते रहेगा, तो वो पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार का पेट पालने के लिए शायद वो गलत कदम उठाएगा। तो इसलिए भारत की सरकार को, केंद्र सरकार को रोजगार को लेकर के, जी हाँ, कदम उठाने चाहिए। क्यों? कोविड के बाद, कोरोना काल के बाद, जी हाँ, बेरोजगारी की संख्या अधिक बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ पैरेलल जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है उसकी संख्या बढ़ चुकी है। कभी विचार किया है इसके ऊपर आपने? चुनाव तो आपके एक ही दिन में संपन्न हो जाते हैं तरीके से ईवीएम मशीन के अंदर, लेकिन दोस्तों कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होना है वो 1 टाइम 1 शॉट में क्यों नहीं क्लियर हो पाता है? कभी UPPSC का एग्ज़ाम लीक हो रहा है, कभी यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम लीक हो रहा है, राइट, कभी आपका ARO का एग्ज़ाम लीक हो रहा है, कभी आपका BPSC का एग्ज़ाम लीक हो रहा है, कभी आपका नीट का एग्ज़ाम लीक हो रहा है। नीट पेपर आपको पता होगा। सो गाइस, यहाँ पर ये है हमारा अमृतकाल। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना है। अपनी राय नेगेटिव या फिर पॉजिटिव जितनी बुराई करनी है
कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कर सकते हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हो, जी हाँ, और अगर आप भारत के डिफेंस मिनिस्टर हो तो आप कौन कौन से कदम उठाओगे, इस तरह के जो आपके सामने एक्टिविटी हो रही है इसको सही तरीके से अंजाम देने के लिए कौन कौन से एक्शन आप लोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।